हेलो दोस्तों, वेलकम टू फहद पाठशाला। और कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5 है जुडिशरी। सिविक्स का टॉपिक है, क्लास 8 का, एसएसटी का। ठीक है, तो हम लोग बिना रुके अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है जुडिशरी, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले इस चीज़ को जानते हैं। जुडिशरी एक गवर्नमेंट का ऑर्गन होता है। गवर्नमेंट का ऑर्गन पता है आप लोगों को, तीन होता है: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है कि ये जस्टिस देने का काम करता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया है, रूल्स रेगुलेशन पावर एग्जीक्यूट करने के लिए, वो चीज़ सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को एग्जीक्यूट कराने का काम, इस चीज़ को मतलब देखने का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन के तौर पे वो काम करता है। और जुडिशरी हर एक कंट्री में होता है। और जो जुडिशियल सिस्टम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वो किसी बायस नहीं होता है, वो मतलब किसी पे डिपेंड होकर काम नहीं करता है, वो प्रेशर फ्री होकर काम करता है। किसी के दबाव पे आकर के अपना डिसीजन को नहीं चेंज करता है। वो जो सही है वो उसी पे जस्टिस करता है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे जुडिशियल सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट पे जो होता है, वो जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए, या लोकल गवर्नमेंट हो जाए, इन तीनों सिस्टम में भी जुडिशियल का अपना एक वर्क सिस्टम होता है। ठीक है, उन चीज़ों को देखेंगे, उसमें वर्क प्रोफाइल क्या होता है वो देखेंगे, कैसे काम होता है वो देखेंगे। ठीक है, फिर इसमें एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग कुछ देखेंगे, फिर केसेस जो होता है वो कितने तरीके का होता है, वो सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? तो जुडिशरी का रोल क्या होता है, पहले इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो जुडिशरी का रोल क्या होता है कि समाज में बहुत तरीके की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। ये जो बुराई होती है, अगर वो किसी के खिलाफ हो जा रहा है, किसी के इंसान के खिलाफ या कम्युनिटी के खिलाफ या किसी इस गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी स्टेट के खिलाफ, ठीक है, किसी कंपनी के खिलाफ अगर कुछ गलत चीज़ हो जा रहा है, तो उस चीज़ को जस्टिफाई करना, उस चीज़ को पे अगर कोई कल्प्रिट हो गया या फिर कोई विक्टिम हो गया, तो उस चीज़ को देखना और सज़ा सुनाना, कि या किसी पे चार्जेस लग गया है, बेबुनियाद चार्जेस लग गया है, या फिर वो गलती नहीं किया है, तो उसको बाइज्जत उससे निकाल के बरी करना। तो इन सब चीज़ों को जुडिशियल सिस्टम देखता है। तो ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो जाए, चाहे वो स्टेट हो जाए, कोई भी हो जाए, अगर किसी के खिलाफ कुछ गलत होता है तो उसको ये देखता है। तो अब हम लोग देखेंगे जुडिशरी सिस्टम का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो जुडिशियल सिस्टम का सबसे पहला काम और इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन किसे कहते हैं? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कहते हैं कि डिस्प्यूट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, कुछ भी गलत हो जाना, उसको डिस्प्यूट कहते हैं। और रिजोल्यूशन मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना, उसके निष्कर्ष पे आना, उसको इस तरीके से। तो कहने का मतलब है, अगर किसी भी सिटीजन आपस में लड़ाई कर लिया, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो गया, या स्टेट स्टेट के बीच में लड़ाई हो गया, या फिर किसी तरीके का भी कोई क्राइम हो जाता है, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना, उसका जस्टिफाई करना, उसमें जस्टिस देना, ये इसका काम है, जुडिशियल सिस्टम का काम है। दूसरा होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि वो रिव्यू के तौर पे आप उस चीज़ को ले सकते हैं। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बात जब मेंशन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बात मेंशन किया गया है, चाहे जो भी लॉ बनाया गया है, अब उस लॉ को एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। ठीक है, अब पार्लियामेंट के लोग जो है उसको मान लेते हैं एग्जीक्यूटिव है, या फिर ब्यूरोक्रेट्स उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर उसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो वक्त के साथ उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो उसमें उसकी का रिव्यू किया जाता है। वो रिव्यू कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोग करेंगे। ठीक है, अगर उनको जजेस को लगेगा कि ये चीज़ सही नहीं है, चीफ जस्टिस को लगेगा सही नहीं है, टाइम के साथ इसमें बदलाव लाना चाहिए, तो वो अपना रिव्यू दे सकते हैं, और वो चाहेंगे कि वो अब गवर्नमेंट उसको प्रोसेस जो भी होता है उसके साथ उसको बदलाव करे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है जुडिशियल रिव्यू। आगे आते हैं अपहोल्डिंग द लॉ ऑफ एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जुडिशियल सिस्टम का जो काम होता है, वो होता है कि किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, और जो भी लॉ है, जो भी कानून व्यवस्था है, वो बेहतर तरीके से चल रहा है कि सुचारू रूप से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उस पर नज़र रखना। तो फंडामेंटल राइट हम लोग को पता है कि आर्टिकल 21 जो है सुप्रीम कोर्ट को
आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हर एक नागरिक को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, बहुत सारा ऐसे तरह का राइट है जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब इन सब फंडामेंटल राइट्स अगर कोई किसी का वायलेट करता है, चाहे वो गवर्नमेंट वायलेट करे या किसी कोई दूसरा बंदा वायलेट करे, तो उसको वायलेशन के खिलाफ वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट दैट उसमें दखल दे करके उसको सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो हर एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे, और अबाइड बाय लॉ, जो भी कानून है, जो भी चीज़ है, वो बेहतर तरीके से चल रहा है कि नहीं, उसको उस पर भी नज़र रखे। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। अब वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा इंसान हो, छोटा इंसान हो, या फिर पॉलिटिशियन हो, या फिर आम इंसान हो, या गरीब हो, हर एक के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, ठीक है। आगे आइए। अब बात आती है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है। देखिए, जुडिशरी सिस्टम जो होता है ना इंडिया में, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। इंडिपेंडेंटली काम करने का मतलब क्या होता है कि जुडिशियल सिस्टम पे किसी का दबाव नहीं होता है, या एग्जीक्यूटिव का दबाव नहीं होता है कि एग्जीक्यूटिव में या कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बोलेंगे कि जो है वो मेरा नेता का बेटा है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरीके से नहीं होता है। जो जुडिशियल सिस्टम में जो जजेस होते हैं वो निष्पक्ष होकर के काम करते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, वो न्यूट्रल होकर के काम करते हैं, ठीक है। और चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा नेता का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, या रिक्शा वाले का बेटा हो, अगर उसने एक क्राइम किया है, अगर मर्डर किया है, तो जो प्रधानमंत्री के बेटा को जो सज़ा मिलेगा वो एक रिक्शा वाले के बेटा को भी सज़ा मिलेगा, या एक अमीर के बेटा को जो सज़ा मिलेगा वो एक गरीब के बेटा को भी सज़ा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की चीज़ों को देखा जाता है, और इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि किसी के दबाव में आके काम नहीं करता है, कोई पावर या कोई कोई पैसा या कोई मनी जो है इसमें आपके उनके फैसले पे चेंजेस नहीं डाल सकता है, बायस नहीं होते हैं वो जजेस। और कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को की जजेस को कि आपको इस तरीके से काम करना है, आप इस केसेस में ये इस तरीके के जजमेंट आना चाहिए, इस केसेस में जो है इस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए। ये सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और लॉ की बुक है उसमें सब मेंशन है। तो वो लोग उन सब चीज़ों को देख के ही जो है स्टडी करते हैं केसेस को, फिर जजमेंट सुनाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कौन किनका बेटा है, कौन किसका बेटा है। ये सब चीज़ को देख के जजमेंट नहीं आता है। जजमेंट आता है सिर्फ और सिर्फ केस, और केस से रिलेटेड जो भी लॉज है उसको देखते हुए। चलिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया में जो कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो जो है ना, वो कैसा है। इंडिया में जो कोर्ट का सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो है कि मतलब कि एक तरीके से एपेक्स बना हुआ है, ठीक है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आएगा हाई कोर्ट, उसके नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे आएगा तहसील, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है टाउन के, या फिर मतलब विलेज वगैरह में जो भी लोक अदालत वगैरह लगता है। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से पैटर्न को फॉलो करता है। ये देखिए आप, ठीक है। जो सबसे ऊपर में है ये होगा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर नीचे होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसमें और भी नीचे जो निचले अदालत होते हैं वो सब होंगे। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा पावर कौन रखता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है इंडिया का? वो है न्यू दिल्ली में। हाई कोर्ट हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट हो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट को मिला के भी एक हाई कोर्ट होता है। जैसे कि हम बात कर ले आसाम, सिक्किम, नागालैंड, ये सब, और भी उधर जो 7 स्टेट है उनका मिला करके एक गुवाहाटी में हाई कोर्ट है। तो इसी तरीके से एक बात कर ले कि चंडीगढ़, पंजाब का जो कैपिटल है चंडीगढ़, और हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ है, तो दोनों को मिला करके एक ही हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मल्टीपल स्टेट्स के भी एक कोर्ट हाई कोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो इस तरीके से वो काम होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि हाई कोर्ट जो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जो भी निचला कोर्ट होता है, उसमें क्या होता है ना कि जो भी बात अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरवीन कर सकता है केसेस में, लेकिन अगर कोई जजमेंट नीचे के कोर्ट से आया और जो विक्टिम है वो उसको जस्टिफाई नहीं हुआ, तो वो ऊपरी अदालत में जा सकता है। उसको जस्टिफाई नहीं मिला वहाँ से हाई कोर्ट से, तो वो उससे ऊपरी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो वो जस्टिफिकेशन के लिए, इसको अपेलेंट जुरिस्डिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आएगा इसमें। तो अपेलेंट जुरिस्डिक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जुडिशरी सिस्टम। यहाँ पे कोई अपेलेंट जुरिस्डिक्शन के बारे में आप लोगों को शायद बताया गया है, ठीक है। हायर अथॉरिटी कोर्ट में आप जा सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। दिस मीन द पर्सन कैन अपील टू द हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है केस का, जैसे कि लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपेलेंट सिस्टम बाय ट्रैकिंग केस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट।
तो ये एक केस है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ जो एक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और जो दिल्ली स्टेट था वहाँ का, और लक्ष्मण कुमार और उसके फैमिलीज वाले लोग इस केस में इन्वॉल्व थे। तो हुआ क्या था उसको हम लोग स्टडी करते हैं। 1980 फरवरी की बात है कि लक्ष्मण कुमार जो थे वो 20 साल की किसी लड़की सुधा गोयल से शादी की उन्होंने, और वो दिल्ली के फ्लैट में रहते थे। लक्ष्मण के ब्रदर भी उनके साथ रहते थे, उनकी मदर भी रहती थी साथ में, शकुंतला नाम था। तो सुधा गोयल जो थी उनका जो है 2 दिसंबर 1980 को हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है। तो जब इनका जब मृत्यु हो जाता है तो इनकी सुधा के जो फैमिली वाले होते हैं यानी कि मायके वाले लोग, ये लोग जो है इनके ससुराल वाले पे केस कर देते हैं कि इन्होंने जो है इनके वजह से जो है इनकी डेथ हुई है। और जब ट्रायल कोर्ट में जब केस जाता है, ट्रायल चलता है कोर्ट में, तो नेबर्स लोग को ऐसा विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है। तो नेबर जो होते हैं उनके, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ 1 दिसंबर को जो हम लोगों ने देखा था कि रात में सुधा जो है वो स्क्रीम करते हुए चिल्लाते हुए जो है वो लक्ष्मण के फ्लैट में दौड़ते हुए उन लोगों ने देखा था उनको, मतलब भाग रही थी, चिल्ला रही थी। और क्या देखा था कि उनकी साड़ी में पूरा आग लगा हुआ था, ठीक है, और वो पूरे आग से जल रही थी। तो लेकिन फिर उनकी फैमिली में उनके जो नेबर्स थे वो लोग गनी बैग लेकर के आए। गनी बैग इसको बोलते हैं बोरा का जो होता है ना, चट वो, और जूट का होता है बेसिकली। और फिर उसके बाद ब्लैंकेट होता है, फिर वो सबसे कवर करने के बाद जो है आग वगैरह जो बुझाए वो उन लोगों ने, उनके नेबर्स ने। फिर उसके बाद उन लोगों ने ये कहा कि ये बात सामने आई थी कि जो कोर्ट के सामने ये भी बात सामने आई कि वो जो सुधा के जो ये लोग थे, ससुराल वाले, तो उन लोग जो है उसको शकुंतला, उसके मदर इन लॉ का नाम, सुधा के मदर इन लॉ का नाम शकुंतला था। वो जो है किरासन तेल जो है उसके सुधा के बॉडी पर किरासन तेल डाली, और उसका जो हस्बैंड था लक्ष्मण, उन्होंने जो है आग लगा दी। और ये केस चलता रहा, ये बात सब कोर्ट में सामने आई। और ये जब बात सामने आई तो कोर्ट का जजमेंट, सब विटनेस को और जो भी एविडेंस था उसको देखते हुए कोर्ट का जजमेंट आया कि इन तीनों को जो है, अच्छा एक बात सामने आई थी कि वो लोग जो है ना डिमांड कर रहे थे डॉरी का, मतलब एक तरीके से डॉरी ही कह लो, कि उनका जब पहला जब बच्चा जन्म लिया था उस दौरान जो है उन लोगों ने ये डिमांड किया था कि इन लोग को पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, और गाड़ी स्कूटर चाहिए, और कैश चाहिए। तो ये सब भी चार्जेस लगे थे उन लोगों के ऊपर, शकुंतला और उनके फैमिली मेम्बर्स पे। और उनकी मृत्यु जो है एक्सीडेंट से हो गई थी, ये बात सामने आई। और लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि नहीं, शकुंतला जो थी वो सुधा की जो सास थी, उनका ये कहना था कि वो दूध गर्म कर रही थी बच्चे के लिए, और उसी दरमियान में आग लग जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस एविडेंस की बुनियाद पे ये बात कोर्ट में सामने आई कि नहीं, ये लोग गलत किए हैं, और इनको जो है सजा, जो है डेथ सेंटेंस दे दिया गया निचले कोर्ट में। किनको? शकुंतला और उनके दोनों बेटा को, ठीक है। अब ये लोग जो है शकुंतला के फैमिली मेम्बर्स जो है इस जजमेंट से, निचली अदालत के जजमेंट से खुश नहीं थे। तो वो लोग जो है हाई कोर्ट चले गए। जब हाई कोर्ट चले गए तो हाई कोर्ट में ये बात ट्रायल हुआ, केस चला। तो हाई कोर्ट के लॉयर जो थे आर्ग्यूमेंट किए, और सुधा को जो है ये साबित कर दिया कि सुधा का जो डेथ हुआ था वो एक्सीडेंट से हुआ था। तो हाई कोर्ट में ये बात जब साबित हो गया, तो हाई कोर्ट में जो जज साहब थे वो ये फैसला सुनाते हैं कि ये लोग जो है को मतलब बाइज्जत बरी कर दिया गया, कि इन लोग का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा केस बन चुका था, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। तो जो वहाँ की जो वुमेन्स लोग थी, इसको लेके मूवमेंट चलाती थी, वुमेन लोग के सपोर्ट में चलती थी, वो लोग जो है अब इस केस को हैंडल करने लगी। तो वो लोग बोली कि नहीं, ये मामला जो है डॉरी से रिलेटेड है, इन लोग ने जो है इसके साथ ज़्यादती की है और इसको जानबूझ के मारा है। तो उन लोग जो है इस केस को ले ली, और उन लोग ऑन बिहाफ ऑफ सुधा उन लोग केस को दायर की, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हम लोग इस हाई कोर्ट की जजमेंट से खुश नहीं है। तो जब बात सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चलने के बाद ये बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया कि नहीं, इन लोग जो किए थे, शकुंतला और लक्ष्मण और उनके जो लक्ष्मण के भाई थे सुभाष, ये लोग के किए की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। मतलब ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक कह सकते हैं कि मर्डर था। तो जब बात यहाँ पे सामने आती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो एपिटोम होता है, एपेक्स होता है, हाईएस्ट होता है, तो इस फैसले से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो फिर उसके बाद जो है उन लोगों को ये सज़ा मिलता है कि उन लोगों को जेल हो जाता है। लेकिन सुभाष जो उनके देवर थे सुधा के, उनके खिलाफ उनको पुख्ता सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको छोड़ दिया जाता है, और बाकी उनकी मदर को और लक्ष्मण को
जेल हो जाता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाता है। बात समझ में आया? तो हम इससे क्या देखें, हम लोग ये देखें कि किस तरीके से अपीलेंट जुरिसडिक्शन के तहत जो है केसेस का फैसला बदल सकता है निचले अदालत से ऊपरी अदालत तक, ठीक है। तो और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप निचले अदालत से ऊपरी अदालत और उससे भी ऊपर अदालत सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो और अपने हक में फैसला ले सकते हो, लेकिन जस्टिफिकेशन के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो केसेस होता है वो बेसिकली लीगल सिस्टम के तहत जो है केसेस को डील किया जाता है कि कौन केसेस किस तरीके के सिस्टम में आएगा, जैसे कि क्रिमिनल लॉ के तहत कौन केसेस आएगा, सिविल लॉ के तहत कौन से केसेस आएगा। तो बेसिकली जो क्रिमिनल केसेस होता है वो क्रिमिनल लॉ के तहत देखा जाता है, जो सिविल केसेस होता है वो सिविल लॉ के तहत देखा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में कैसे केसेस को देखा जाता है और कैसे डील किया जाता है। तो बात पहले करते हैं क्रिमिनल लॉ के बारे में। तो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, डील विद द कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइन एज ऑफेंस। तो जाहिर सी बात है, जो आपको लगेगा कि वो इस तरीके की कैटेगरी में आएगा क्रिमिनल केसेस में, जैसे एग्जांपल के तौर पे चोरी हो जाएगा, डकैती हो जाएगा, या फिर किसी का मर्डर हो जाएगा, या डॉरी से रिलेटेड केस हो जाएगा, वो क्रिमिनल केस में आएगा। तो इन केसेस को देखा जाता है। इसमें क्या होता है, पहले जो पार्टी जिसको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है वो एफआईआर दायर करेगा अपने क्लोज नज़दीकी जो है, इसमें कहने का मतलब है जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ, फिर वो जो है वो अगर वो फिर कोर्ट में जाएगा, मामला कोर्ट में जाता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट का जजमेंट आता है, तो जो एक्यूज होता है ये जो भी गिल्टी होता है उनको उस तरह से जो है जिसको फाइन देना होता है, जेल डालना होता है, वो फिर जजमेंट आता है कोर्ट का, वो ऐसा देखा जाता है। फिर बात करते हैं सिविल लॉ के बारे में। तो सिविल लॉ क्या होता है कि इसमें वैसे केसेस को देखा जाता है जैसे कि किसी पर्सनल किसी पर्सन को इंजरी हो जाता है, ठीक है, और किसी किसी का इंडिविजुअल का राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि किसी का डिस्प्यूट हो जाता है, ज़मीन का, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाएगा, ठीक है, रेंट का मामला हो जाएगा, डाइवोर्स का केसेस हो जाएगा, इन सबको सिविल केसेस में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, आप जो है कोर्ट में डायरेक्ट पिटीशन डाल सकते हो। अर्जी, पिटीशन मतलब एक तरह की अर्जी होता है, और जो पार्टी जो अफेक्टेड है वो बेसिकली पिटीशन डालता है और कोर्ट में इससे जो है जजमेंट आता है, फिर ट्रायल चलता है। द कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीफ आज फॉर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि जैसे कि कोई रेंटर है, वो किसी के यहाँ, कोई ऑनर के यहाँ, कोई लैंड ऑनर या फ्लैट ऑनर है, उसके यहाँ रहता है टेनेंट के तौर पे। तो लैंडलॉर्ड के और टेनेंट के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट है और वो पैसा नहीं दे रहा है, छोड़ नहीं रहा है, तो कोर्ट का जजमेंट आ सकता है कि आप उसके फ्लैट को छोड़िए और जो भी किराया बाकी है उसको क्लियर कीजिए। तो इस तरीके के केसेस को जो है सिविल लॉ में देखा जाता है। अब आगे आते हैं। अब बात करते हैं, डज एवरीवन हैज एक्सेस टू द कोर्ट। इसमें क्या बात कहा गया है कि कोर्ट जो होता है ना, वो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, जो कोर्ट सिस्टम है, जो लॉ सिस्टम है, जस्टिफिकेशन सिस्टम है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का बात कर लीजिए, हाई कोर्ट का बात कर लीजिए, या निचले अदालत का बात कर लीजिए, यहाँ पे सबके लिए वो बराबरी का नज़र रखता है, ठीक है। ये इंडिया क्या है, इंडिया इज सेक्युलर वेयर ऑल रिलीजियस एंड एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये जुडिशियल सिस्टम में भी ये चीज़ इंप्लीमेंट होता है कि चाहे अमीर हो जाए, चाहे गरीब हो जाए, चाहे पॉलिटिशियन हो जाए, चाहे पैसा वाला हो जाए, या फिर कोई निचला इंसान हो जाए, जो बेचारा बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, अगर उस वो विक्टिम है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन है और वो उस पे चार्जेस है इस कि मतलब इसके खिलाफ कुछ गलत काम किया है, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि वो बड़ा पॉलिटिशियन है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट सिस्टम जो है सबके लिए बराबर है। कोई बहुत अमीर का बेटा हो या बहुत गरीब का बेटा हो, कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा हो या कोई रिक्शा वाला का बेटा हो, अगर गलत कोई भी करेगा तो बराबर का सज़ा दोनों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसके के लिए जो है पार्शियलिटी होगा या इसके लिए पार्शियलिटी नहीं होगा, इसके पास पैसा है या कुछ चेंजेस हो जाएगा उससे, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट सिस्टम जो होता है, जो जजेस होते हैं, वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं। वो जो जजमेंट सुनाते हैं, वो केसेस को स्टडी करके जजमेंट सुनाते हैं। उस केस से रिलेटेड क्या रूल्स, रेगुलेशन, लॉज बना हुआ है, उसको स्टडी करके जजमेंट सुनाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि जो कल्प्रिट है या फिर जो उसका मतलब कि वो कितना पैसा वाला है, कितना पावरफुल है, वो कितना किस बैकग्राउंड से आता है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट का प्रोसीडिंग चलता है, और कोर्ट सबके लिए बराबर है, किसान हो जाए या फिर अमीर हो जाए, गरीब हो जाए, कोर्ट हर एक के लिए। कोर्ट का काम क्या होता है ना, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, बताए थे। तो फंडामेंटल राइट अमीर के लिए, गरीब के लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं है, सबके लिए बराबर है। तो फंडामेंटल राइट, चाहे राइट टू एजुकेशन हो जाए, राइट टू फॉर्म, राइट टू वर्शिप एनी रिलीजन हो जाए, तो कहने का मतलब है हर एक मामले में हर एक फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी कोर्ट की होती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, चाहे रिमोट एरिया में रहा हो, चाहे शहर में रहता हो, ठीक है। अब आगे आते हैं। तो पीआईएल के थ्रू, पीआईएल क्या होता है, पीआईएल के बारे में आपको बता देते हैं।
तो ये तो देखिए पीआईएल के बारे में क्या हुआ था 1980 में 1980s के टाइम पे पीआईएल का कंसेप्ट आया था। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी पब्लिक से रिलेटेड कोई भी ऐसा चीज़ ऐसा घटना जो एक पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि सपोज दैट आप ये मान लो कि जो बॉन्डेड लेबर का काम चल रहा है वो इनह्यूमन है, मतलब ज़बरदस्ती आप बंधुआ मजदूर वाला काम करवा रहे हो, आप उसको पैसा कम दे रहे हो, उसके साथ वर्किंग कंडीशन ख़राब है, तो आप एक तरीके से एक ये ह्यूमन इनह्यूमन एक्टिविटी आप कर रहे हो। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट का ये काम खिलाफ है। तो या फिर कह लो कि आप बहुत बड़े पैमाने में आप जंगल काट के फैक्ट्री डालना चाह रहे हो, तो वहाँ के हैबिटेट का ख़राब हो जाना, वहाँ का पॉल्यूशन का बढ़ जाना या वहाँ पे चीज़ों का नुकसान हो जाना, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। बेसिकली पीआईएल गवर्नमेंट के अपोज में ही दायर किया जाता है। तो इन सब टाइप के केसेस को पीआईएल के थ्रू जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर करके केसेस को प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, ये पीआईएल होता है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा रहता है। अब आगे आते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट के बारे में वही बोला कि आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की होती है। ठीक है, चाहे ये जैसे यहाँ पे दिया गया है, दे फॉर द ऑर्डर द स्टेट टेक टू सर्टेन स्टेट टू प्रोवाइड द फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि राइट टू फूड क्या है, ये भी फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो राइट टू फूड के तहत अगर बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, अब बच्चों को आप स्कूल राइट टू एजुकेशन के तहत बुला रहे हो, लेकिन राइट टू फूड के तहत आप खाना भी तो देना चाहिए ना, क्योंकि वो बच्चे हैं गरीब तबका से आ रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, आ तो गए हैं स्कूल। तो राइट टू फूड के तहत जो है, राइट टू एजुकेशन के तहत आप उनको प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी किए हो, फ्री किए हो, लेकिन राइट टू फूड के तहत आप उनको खाना भी दो। ठीक है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और वो बच्चों का वो राइट है कि वो भूखा न सोए। ठीक है, तो ये चीज़ है। वो बच्चों क्या, वो राइट टू फूड जो है वो हर एक सिटीजन के लिए है, लेकिन राइट टू एजुकेशन वो प्राइमरी एजुकेशन तक के बारे में कहा गया है कि वो लिटरेट हो पाए, बस इतना। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं तो जुडिशरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट इंडिया में। ठीक है, तो जुडिशरी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी के बिना जो है सिस्टम फेल है, एक तरीके से सिस्टम मनमानी चलने लगेगा। ठीक है, और सिस्टम जो है वो बेहतर तरीके से वर्क नहीं करेगा अगर जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करेगा, या जुडिशियल सिस्टम इफिशिएंट नहीं रहेगा, या जुडिशियल सिस्टम उतना अच्छे से स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगा, तो एक पूरा देश जो है आप डेमोक्रेसी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो जुडिशियल सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हर एक तबके के लिए। अब बात करते हैं कि अब इसमें एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इसमें ये मेंशन नहीं है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका उनके बारे में अगर बात कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उसमें 25 जजेस होते हैं, और 25 जज के ऊपर एक होते हैं जज जो इनका कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी चंद्रचूड़ सर हैं, वो सीजेआई है, इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो उनकी जिम्मेदारी क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो एक तरह से गार्जियन होते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर तरीके से हर एक स्टेट में सेंट्रल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको इन चीज़ पे भी नज़र रखनी होती है। ठीक है, उनका इनके उनके नीचे 25 जजेस होते हैं। अब उनकी कार्यकाल की बात कर लें, टेन्योर की बात कर लें, तो वो उनका जो टेन्योर होता है 65 ईयर्स का होता है। ठीक है, और उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो पहले तो इंडिया के सिटीज़न होना चाहिए, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में ही 10 साल के प्रैक्टिस किए हुए होना चाहिए। ठीक है, और और या फिर 5 साल जो है हाई कोर्ट में जज के तौर पे वो काम किए हुए होना चाहिए। ठीक है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हुए होना चाहिए। तो ये सब चीज़ क्राइटेरिया है, 65 ईयर्स उनका ये होता है। अच्छा, उनको अगर वो गलत कुछ काम करते पा गए तो उनको डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता है, उनकी सैलरी को डिसाइड करने के लिए कोई एक इंसान डिसाइड नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट में ये चीज़ का प्रोसीडिंग होता है, 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर सपोर्ट मिल जाए तब इम्पीचमेंट होता है, जिसके तहत उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। तो उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनको अपॉइंट करते हैं, ओथ दिलाते हैं। और जो 25 जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ओथ दिलाते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। लेकिन क्या होता है वहाँ पे उनको जो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कराते हैं, लेकिन उनके साथ मशवरा या एडवाइस कह लो आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मशवरा से ही उनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाई कोर्ट के जजेस की। तो हाई कोर्ट के जजेस का जो टेन्योर होता है वो 62 ईयर्स होता है। हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है, लेकिन कहीं कहीं पे 2-4 स्टेट मिला करके या उससे ज़्यादा स्टेट मिला करके भी एक हाई कोर्ट होता है। जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के मामले में देख लिए, हम लोग पंजाब और हरियाणा के स्टेट के मामले में देख लिए, चंडीगढ़ में एक सिंगल हाई कोर्ट है उसके लिए।
वहाँ 7 हाई कोर्ट जो है, जिसमें असम की कैपिटल गुवाहाटी में उनका कैपिटल है, उसमें एक हाई कोर्ट है जो 7 स्टेट्स का अकेला एक हाई कोर्ट कवर करता है, ये है। अच्छा, अब हाई कोर्ट के जस्टिस के साहब के बारे में बात कर लें, तो उनको भी अपॉइंट करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है, और उनको जो अपॉइंट किया जाता है विद द एडवाइस ऑफ सीजेआई, ठीक है, ऐसा होता है। और इसमें जो इसमें सीजेआई, अच्छा, इसमें जजेस और भी होते हैं, एक्स्ट्रा जजेस, उनका जो क्वांटिटी होता है वो कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टेट, ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, उनके जो टेन्योर होता है वो 62 ईयर्स का होता है, और इनका जो इनके बारे में अगर एलिजिबिलिटी बात कर ले, तो वो इंडिया के सिटीज़न होना चाहिए, और वो जो है 10 साल का जो है वहाँ पे हाई कोर्ट में भी वो प्रैक्टिस किए हुए होना चाहिए, या फिर निचली अदालत में वो एज अ जज वो काम किए हुए होना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हाई कोर्ट का। उसी तरीके से ये नीचे नीचे अच्छा, इनको भी हटाने के लिए इम्पीचमेंट किया जाता है। तो कहने का मतलब है, ये सब बेसिकली इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इनके हर एक चीज़ को, चाहे वो नियुक्ति कराने का काम हो, या फिर उनको हटाने का काम हो, या फिर उनसे रिलेटेड सैलरी के बारे में काम हो, ये कोई एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं लेता है। इसके लिए आप पार्लियामेंट में पूरे वोट सिस्टम के साथ जो है, आप सपोर्ट के साथ ही आप काम कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं और अनबायस्ड होते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, और मैं चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन, ये एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा है ये चैप्टर, तो आप आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा से समझ में आया होगा, और लाइन बाय लाइन आप इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए, और तब गो थ्रू कीजिए क्वेश्चंस को, तब अच्छे से समझ में आएगी बात को, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8, 9, 10 उससे भी नीचे क्लासेस के लिए मैं साइंस, एसएसटी और भी सारे कंटेंट को बेहतर तरीके से बना पाऊँ, और अच्छे से आप लोग के बीच प्रेजेंट कर पाऊँ। थैंक यू।